नमस्कार, लाइव सिटीज के खास कार्यक्रम बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती हूँ और मेरे साथ आज फिर से कुमार सौरभ सिंह जुड़े हैं। इकोनॉमिस्ट हैं, एक्स बैंकर रहे हैं और जन सुराज में राष्ट्रीय प्रवक्ता। आपका बहुत बहुत स्वागत है सौरभ जी, एक बार फिर से बिहार की धन्यवाद। बात कार्यक्रम में और लाइव सिटीज। उस दिन धन्यवाद। कुछ बातें अधूरी रह गई थी बिहार के इकोनॉमिक्स के संदर्भ में, समय बीत रहा था, तो आज वो बातें हम फिर से कंटिन्यू करेंगे जो जरूरी भी है। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है, और मैं माफ करिएगा, मैं बार बार आपसे ये कहती हूँ कि एक आपसे ये जो सवाल है मैं आपके एक इकोनॉमिस्ट होने के तौर पर पूछ रही हूँ, राजनीति पर भी हम आएंगे बाद में। बिहार की जो मौजूदा इकोनॉमिकल स्थिति है वो कैसी है फिलहाल, एकदम आ, रॉ बताइएगा। बिल्कुल एकदम रॉ बताऊंगा। देखिए, मेरे सामने एक आप किताब देख रही होंगी। इस किताब जो आप देख रहे हैं ये बजट भाषण है जी। हमारे बिहार के वित्त मंत्री जी का। और बिल्कुल साफ गोई से आंकड़े के आधार पर हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, और ये चर्चा एक राजनीतिक चर्चा नहीं है। ये मूलतः एक आर्थिक जो 3 महीने हम कह लें बजट के बाद, जून के ऑलमोस्ट एंड हो रहा है, तो ये क्वार्टरली रिव्यू की तरह आप कह सकते हैं इसको। जी। और जो आंकड़े हैं वो तो अपनी जगह हैं, लेकिन वर्तमान सरकार की जो नीतियां हैं या जो जिस प्रकार के घोषणाएं हैं, वो मुझ जैसे मतलब एक आर्थिक मामलों के जानकार को बहुत ज्यादा डरा रहे हैं। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, एक तो हमारे पास पहले से हेडरूम जिसको कहते हैं बहुत कम है। इस साल के बजट में लगभग 3,47,500 करोड़ का बजट पेश किया गया था। और उसमें रियल टर्म्स में यानी 2025-26 में 2026-27 का बजट पेश किया गया था। और 2025-26 का जो रियल नंबर है उसमें अगर आप देखेंगी तो फिस्कल डेफिसिट का नंबर 11% से ज्यादा था, जो बहुत ही बड़ा गैप है। आरबीआई का स्टिपुलेशन या जो एफआरबीएम का गाइडलाइन है उसके अनुसार किसी भी राज्य का फिस्कल डेफिसिट 3.5 या मैक्सिमम 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये एक प्रकार का फिनेंशियल इरेगुलरिटी या इनडिसिप्लिन कह सकते हैं। तो रियल टर्म में 11% से ज्यादा फिस्कल डेफिसिट, 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ज्यादा का निगेटिव कैश बैलेंस, और उस पर अभी जो वर्तमान में परिस्थितियां हैं, जिस प्रकार की घोषणाएं मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का सुनता हूं, तो मुझे डर लगता है बिहार के लिए, मुझे डर लगता है बिहार की वित्तीय स्थिति के लिए। एक एग्जाम्पल आपको देते हैं। जैसे अगर आपको याद हो तो 2026-27 का जो बजट पेश किया गया उसमें एक ही मद में वेलफेयर के मद में 21,000 करोड़ का बजट था, रियल जब पेश किया गया था। और पूरक के बाद जब फाइनल बजट पेश हुआ तो वो बढ़कर 58,000 करोड़ हो गया। यानी 38,000 करोड़ रुपए वेलफेयर के मद में वो पैसे थे जिसका अकाउंटिंग उस समय नहीं किया गया था, जिसका जिसको कहते हैं जिसकी बात उस समय नहीं की गई थी। तो ये 38,000 करोड़ वही है जो बिहार चुनाव में खर्च कर दिए गए महिला सशक्तिकरण और महिला उन्मूलन और रोजगार सृजन के नाम पर। अगेन वहां तक भी बात छोड़ दीजिए। अभी कल मुख्यमंत्री जी को हम सुन रहे थे और उनकी घोषणा है कि हम आने वाले समय में जो महिलाएं बच गई हैं उनको भी 10,000 देने जा रहे हैं, बिकॉज ये प्रेशर है कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों का। मैं इसको ऐसा मानता हूं। और इसकी कल्पना कर लीजिए, इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि 40 लाख, 30 या 40 लाख महिलाओं को हम 20,000 रुपए, मतलब जो 1,90,000 बचा हुआ है उसका पहला इंस्टॉलमेंट देने जा रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। अब वो देंगे नहीं देंगे वो समय तय करेगा। लेकिन आप इमेजिन कर लीजिए कि बिहार में इस समय, उस समय जब बजट पेश किया गया, लगभग 68,000 करोड़ रुपए बिहार का इनकम है। और वेतन और पेंशन मद में बिहार का खर्च 72,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। आप इसको ऐसे भी समझिए कि अगर बिहार का बजट आज के दिन में 100 रुपए है, तो उसमें से मात्र 20 रुपए जो है वो बिहार जनरेट करता है। 60 रुपए जो है वो लगभग केंद्र सरकार का लाभांश है, और 20 जो है वो आप कर्ज से लेते हैं। स्थितियां अब ये हैं कि जो हमारा 20 है वो भी घट रहा है। और कैसे?
अभी 2 महीने का बैक टू बैक आंकड़ा आया है, और कैसे महंगाई की मार सबसे ज्यादा बिहार पर पड़ रही है, उसका एक एग्जाम्पल आपको दे देता हूं। अप्रैल 2025 के मुकाबले में अप्रैल 2026 का जो जीएसटी कलेक्शन है, वो 2058 करोड़ रुपए से घटकर 1773 करोड़ रह गया है। यानी 285 करोड़ कम जीएसटी बिहार ने कलेक्ट किया है। अब आप मई 2025 और मई 2026 का आंकड़ा कंपेयर कर लीजिए। 1105 करोड़ की जगह 859 करोड़, यानी 246 करोड़ रुपए जीएसटी 2 महीने लगातार कम कलेक्शन हुआ है। दूसरा, अगर आप केंद्र सरकार का वो जो 60 मैंने कहा, यानी रियल टर्म में लगभग 1,55,000 से 1,60,000 करोड़ जो है बिहार को मिलता है, तो वो ऐसा नहीं है कि एक मैसेज आएगा दैट गरिमा जी योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विथ 1,60,000 करोड़। नो, दैट्स नॉट द केस हियर। वो पैसा योजना मद का पैसा है। यानी इसको सरल शब्दों में अपने बिहार के लोग समझ पाए, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि योजना मद का पैसा वैसा होता है, जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए वीवी राम जी, जो पहले मनरेगा था। तो अगर जी। वीवी राम जी में जो नया गाइडलाइन है उसके हिसाब से अगर केंद्र सरकार से 100 रुपए आपको चाहिए, तो पहले 40 रुपए बिहार सरकार को अपना कंट्रीब्यूट करना होगा। ठीक है, तब जाकर वो 60 रुपए देंगे, 60 केंद्र का, 40 राज्य का। तो हमारे पास जो स्थितियां बन रही हैं, अब योजना मद में, अलग अलग योजना मद में पैसे लाने का पैसा भी हमारे पास नहीं है। उसके लिए हम कर्ज लेते घूम रहे हैं। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए थे, तो वहां उन्होंने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त हमें चाहिए केंद्र सरकार से अभी, तत्काल। इसके अलावा 30 से 40 हजार करोड़ रुपए अलग वो आरबीआई और अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बिहार सरकार अभी लेने की तैयारी कर रहा है। अभी से मेरा मतलब ये है कि जून भी खत्म नहीं हुआ है। इस फाइनेंशियल ईयर के पहले तिमाही के अंत में है हम। इसके बाद 3 तिमाही और पास होना है। दूसरा, बिहार में पेंशन का पैसा बहुत हो हल्ला के बाद आई थिंक अभी उसका एक पार्ट गया है। आप देखें आंगनबाड़ी सहायिका सेविका जो महिलाएं हैं, उनका जो है नहीं जा रहा है पैसा पिछले 5 महीने से। जो भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं बिहार में, उनका पैसा नहीं जा रहा है पिछले 4 महीने से, चुनाव के तुरंत बाद, 1-2 महीने के बाद। अगर आप देखें डीआरसीसी, जो बिहार में जो बच्चे पढ़ते हैं बिहार के अंदर और बिहार के बाहर कॉलेजों में, और उनका 4 लाख रुपए का जो ये होता है, सहायता होता है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, उसमें लंबे समय से उनकी फीस नहीं भरी जा रही है बिहार के द्वारा। अगर आप देखेंगे संवेदक जो हैं बिहार के, वो काम तो करवा रहे हैं विकास के, लेकिन उनके पैसे नहीं मिल रहे हैं, सब ट्रेजरी में अटका हुआ है। और अगर आप किसी सरकारी अधिकारी से इस पर टिप्पणी मांगेंगी तो कहेंगे ना ना बिल्कुल सब नॉर्मल है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, सब चंगासी। जैसे देश में सब चंगासी, वैसे बिहार में सब चंगासी। नोबडी विल रिएक्ट कि हमारा, और देखो प्रॉब्लम है, ये हम सब जानते हैं। मेरा एज थोड़ी बहुत जो अर्थशास्त्र की मेरी जानकारी है, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये मान ही नहीं रहे हैं कि प्रॉब्लम है। अगर हम माने कि प्रॉब्लम है तो उसके सॉल्यूशन पे बात हो सकती है, उसके समाधान पर काम हो सकता है। परेशानी ये है कि ये मान भी नहीं रहे हैं। बिहार में अभी जो सबसे बड़ा संकट आने वाले 15 दिन से 1 महीने में होने वाला है, वो कृषि को लेकर होने वाला है। देखिए जी। क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो हैं वो 120-125 के लेवल पर था, तो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए। अभी वापस $80 प्रति बैरल हो चुका है। फिर भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें कहाँ हैं, 1 रुपए की भी उसमें कमी नहीं हुई है। और यूरिया और डीएपी का भी तो स्टॉक खत्म हो रहा है। उसमें भी सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य, देश में सबसे कम पर कैपिटा यानी प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य हमारा बिहार है। और पेट्रोल के प्राइस में लगभग 10 रुपए का अंतर है बगल के राज्यों से। डीजल हम में लग हाईवे जी, पे। हम 100 पे आपके कई राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है बगल में, और बिहार में 114 रुपए का पेट्रोल हम खरीद रहे हैं।
₹100 को पार डीजल कर गया है। बगल के राज्यों में 94 और ₹95 का डीजल मिल रहा है। गैस की कीमत जो है यहाँ आम उपभोक्ता के लिए, वो बाकी के अन्य राज्यों से बहुत ज्यादा महंगा है। कमर्शियल सिलेंडर 300 ₹350 ज्यादा है, उसकी तो लगभग आपूर्ति ही बंद हो गई है। दूसरा जो आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय कहा, यूरिया और डीएपी। देखिए, बिहार की जो अर्थव्यवस्था है वो ऑलमोस्ट उसमें न सर्विस सेक्टर है, न मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, न टूरिज्म है, कोई बड़ा सेक्टर नहीं है। हमारी जो सबसे बड़ी जो सोर्स ऑफ इनकम है लोगों का, वो कृषि है। एग्रीकल्चर। आज जी एग्रीकल्चर है। 80% से ज्यादा निर्भरता हमारे राज्य की कृषि पर आधारित है। और जो स्थितियां हैं, एक सुपर अल्नीनो की बात की जा रही है, भीषण गर्मी और खराब मॉनसून, और सुखी। उस पर से जो डीजल का अनुदान मिलता था किसानों को, जो डीजल के लिए सिंचाई के लिए पैसे दिए जाते थे, वो नहीं है। इनफैक्ट थोक डीजल किसान नहीं ले सकता है, तो उनको कृषि कार्य में भी बाधा आएगा। दूसरा, यूरिया की किल्लत ईरान अमेरिका युद्ध के कारण पहले से ज्यादा है, और मुझे लगता है इस बार अप्रत्याशित होगा। जितनी मात्रा में यूरिया और डीएपी मिलना चाहिए, जिस मूल्य पर मिलता था ₹270 के आसपास, वो आई थिंक मेरी जानकारी में ऑलरेडी 300 को पार हो गया है। डीएपी जो ₹1400 का मिलता था, वो ऑलरेडी 2000 के पार हो गया है। ये आधिकारिक आंकड़े नहीं है, हम भी इंतजार कर रहे हैं, बट मेरी जानकारी में ये प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ गए हैं। तो जो हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, जीएसटी में क्यों गिरावट हुई है, देखिए फिर से बिहार एक ऐसा राज्य है जहां बिहार सरकार ने अभी एक सर्वे कराया था, और उस सर्वे में 90 लाख परिवार ऐसे हैं जो ₹200 प्रतिदिन नहीं कमाते। बिहार सरकार के ही अपने आंकड़े हैं, जहां हमने कहा कि देश में पर कैपिटा इनकम सबसे कम है, यानी ₹208 बिहार का एक एवरेज इनकम है प्रत्येक बिहारी जो कमाता है। और ऐसे में महंगा जो थोक महंगाई दर है, वो 9.68% आया है अभी, कल या परसों उसके आंकड़े आए हैं। और खुदरा महंगाई दर सीधे तौर पर जो सीपीआई है, वो इससे इंपैक्टेड होता है, डब्ल्यूपीआई से, होलसेल प्राइस इंडेक्स से। और उसके साथ साथ खाद्य महंगाई दर, जो फूड इन्फ्लेशन है, वो बिहार में बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से वो जो डिस्पोजेबल इनकम है, वो अगर बिहार के हाथ में नहीं होगा, तो फिर मैं कह रहा हूं कि ये साइकिल ऑफ इकोनॉमी जो हमारे गरीब राज्य का है, ये बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होने वाला है। और उस पर इस प्रकार के घोषणाएं, इस प्रकार के खर्चे, रोज अखबारों में फुल पेज एड जो है, सरकार देने में कोई कटौती नहीं कर रही है। आप देखेंगे लगभग सभी अखबारों में, प्रतिदिन आप उठाइए, आपको ऑलमोस्ट 20% अखबार जो है वो बिहार सरकार के विज्ञापनों से पटा मिलेगा। भाई, अगर आप काम कर रहे हैं तो वो जनता को दिखेगा। लेकिन इस समय देखना यह है कि हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है, और क्या उस आर्थिक स्थिति के आधार पर, चूंकि इस एक वर्ष में आपका जो लोन रिपेमेंट है, ऋण जो देना है बिहार का, वो उसकी लायबिलिटी ऑलमोस्ट 55,000 60,000 करोड़ से ज्यादा है। एक दिन में यहाँ पर जो ऋण हम पे कर रहे हैं, जो जो लोन हमने ले रखा है, उसकी लायबिलिटी एक्सटेंडेड है, बहुत ज्यादा है। ऐसे में बिहार को नए रेवेन्यू के सोर्सेज पर काम करना चाहिए। ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जो रेवेन्यू जनरेशन का काम करे। आप अगर उन महिलाओं का आंकड़ा भी सामने लाते कि भाई हमने 1 करोड़, लेट्स से 60 लाख महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपए दिए, इनमें से ये महिलाएं हैं, इन्होंने ये रोजगार किया है, और इसके लिए अब हम आगे एक्सटेंड कर रहे हैं, हम सब उसका स्वागत करेंगे। ये आंकड़े सार्वजनिक करना चाहिए, ये जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए। मुझे तो पूरा उम्मीद है, देखिए अभी बांकीपुर का उपचुनाव होने वाला है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भविष्यवाणी कर दे रहा हूं कि बांकीपुर में अगेन सभी महिलाओं को चिन्हित कर उनके अकाउंट में पैसे डाले जाएंगे, फिर यही महिला सशक्तिकरण के नाम पर। और फिर से जो है बिहार का लगभग पैसा चुनाव जीतने के लिए ये पानी की तरह बहाएंगे। और ये कहीं ना कहीं बिहार की अर्थव्यवस्था के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, बिहार के 14 करोड़ लोगों के लिए बहुत अच्छा नहीं है।
जिस प्रकार का भ्रष्टाचार यहाँ हो रहा है, पब्लिक का जो टैक्स का पैसा है और उस पर जो सड़कें और पुलों पुलों का की जो स्थिति है, आईआईटी पटना ने एक स्टडी किया। हालांकि उस जी, वो पढ़ा मैंने। उन्होंने भी अपने रिपोर्ट को पूरी तरीके से सार्वजनिक नहीं किया है कि किन स्थितियों में है वो पुल, लेकिन 638 से ज्यादा पुल जो है उन्होंने उसकी जांच की है। और 30 से ज्यादा पुल ऐसे हैं जो 60 मीटर से 200 मीटर जिनकी लंबाई है, उनको खतरनाक घोषित किया गया है। आखिर कैसे कैसे साल 2 साल 5 साल में ये पुल में दरार आ जा रहा है, पुल घायल हो जा रहे हैं, पुल का पंचर बनाना पड़ रहा है, पुल का रफू कर रहे हैं, और उस रफू और पंचर का भी हम बेशर्मी के साथ उद्घाटन कर रहे हैं। ये बिहार जैसे राज्य के लिए, गरीब और पिछड़े राज्य के लोगों के साथ कहीं ना कहीं धोखा है। अभी एक और आखिरी एग्जाम्पल दे देता हूं आपको। कल मैंने पढ़ा कि जो है किराए में, जो बस का किराया है, उसमें लगभग 15% की वृद्धि कर दी गई। मुझे खुशी होती अगर बिहार सरकार ये बताती कि बिहार के लोगों के इनकम में भी 15% की वृद्धि हो गई है। कोई जी, कोई सोर्स ऑफ इनकम होता जिसमें 10% की वृद्धि भी अगर मुझे दिखता कि हाँ इनके मिनिमम वेजेस में 15% इंक्रीज हो गया है, या बिहार में जो बिहार सरकार के कर्मचारी हैं उनका इनकम बढ़ गया है, या बिहार में जो छोटे उद्योग या मध्यम उद्योग हैं उनमें इंक्रीज दिख रहा है, तो मैं शायद रिएक्ट नहीं करता। मैं फिर बोल रहा हूँ कि एक नेता की तरह नहीं, एक आम बिहारी, एक थोड़ी बहुत आंकड़े की समझ रखने वाले एक आम आदमी की तरह मैं कह रहा हूं कि ये महंगाई का असर फिर से आम आदमी पर पड़ेगा और फिर से बिहार के रेवेन्यू पर पड़ेगा। मेरा प्रेडिक्शन है कि जून का और आने वाले जुलाई का भी जीएसटी का नंबर, यानी जो रेवेन्यू सोर्सेज हैं, वो डिक्लाइन पर ही होंगे, और सरकार अलग अलग प्रकार के टैक्सेस, अलग अलग प्रकार के जो सेस और बाकी की चीजों से आम आदमी को महंगाई का सामना करना पड़ेगा लगातार। क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि तेते पांव पसारिए जाति लांबी सौर। अभी चादर उतना ही फैलाइए जितना, पांव उतना ही फैलाइए जितनी चादर हो। तो आज स्थितियां ऐसी हैं कि बिहार के पास 68 रुपए अपने इनकम में से, 40 रुपए यानी 68,000 करोड़ में से 40,000 करोड़ चुनाव में फूंक दिए गए, और उसके बाद भी हम अभी संभलने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी भी चेस्ट थंपिंग बंद नहीं हो रहा है, नए रेवेन्यू के सोर्सेज नहीं तलाशे जा रहे हैं। कर्ज लेकर हम कितने दिन जाएंगे? 4 लाख करोड़ से पार हो चुका है बिहार का कर्ज, और 4 लाख करोड़ 68,000 करोड़ के इनकम पर, अपने इनकम पर बहुत भारी होता है। ये इनकम अगर बढ़ भी जाता है अगले साल 75,000 80,000 करोड़, तब भी ये अपने इनकम का 5 गुना है, और ये कहीं ना कहीं चिंता का सबब हर एक बिहारी के लिए होना चाहिए। ये तो जीएसटी की बात हो गई, और कैसे-कैसे जीएसटी का जो कम कलेक्शन है वो प्रभाव करेगा आम लोगों को, हमें पे करना पड़ेगा, अलग-अलग टैक्सेस के माध्यम से आप बता रहे हैं। एक और विषय है जिस पर चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है, बिहार शायद इसको लेकर लोग हमें और आपको गलत जज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं मानती हूँ कि इसके बारे में सही से बात करना बहुत ज़रूरी है। कोई राज्य गरीब कब होता है? जब उसके पास कोई काम नहीं होता है, उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है। तो किसी भी राज्य की सरकार का सबसे बड़ा दायित्व होता है कि वो अपने लोगों के लिए सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करे और जॉब्स जनरेट करे, ताकि वो स्वावलंबी बन सके, ना कि उनको फ्रीबीज की आदत पड़े। मैं फ्रीबीज की ही बात कर रही हूँ। लोग हो सकता है कि ये बोले कि अगर गरीब को मिल जा रहा है 2 पैसा तो आपको क्यों बुरा लग रहा है। मुझे बुरा इसलिए लग रहा है कि गरीब को आगे बढ़ने का शायद इससे मौका नहीं मिलता है। उनको आदत हो जाती है कि सरकार आज 10,000 दे रही है, यहाँ से चीनी मिल जाएगा, वहां से चावल मिल जाएगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो फ्रीबीज का चक्कर है, फ्रीबीज शुरू ही होता है चुनाव जीतने के लिए। मुझे नहीं लगता है कि कोई फ्रीबीज इसलिए देता है ताकि गरीबों का भला हो, ताकि आप बेहतर दिख पाए गरीबों के नजर में। जो आपका वोटर है, उसके पास भले पैसे नहीं, उसके पास एक वोटर आईडी कार्ड है जो आपके लिए जरूरी है। तो ये जो फ्रीबीज का चक्कर है वो इकोनॉमिकली कैसे एक स्टेट को तोड़ता है। जी, बहुत बढ़िया प्रश्न है, और सच में बहुत हिम्मत वाला प्रश्न है। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ कि देखिए, समय समय पर एक गाइडलाइन
का नाम आप सुनते होंगे, एफआरपीएम, फाइनेंशियल रेगुलेशन एंड बजट मैनेजमेंट। और ये गाइडलाइन इसीलिए आया था कि आप अपने बजटरी प्रोविजन जो है, आप अपने जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है उसको जो है सही तरीके से रखें। और एफआरबीएम का गाइडलाइन केंद्र सरकार पर भी लागू होता है और राज्य सरकार पर भी लागू होता है। और एफआरबीएम गाइडलाइन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका जो फिस्कल डिसिप्लिन है, यानी आपकी जो वित्तीय जिम्मेदारियां हैं, उनको आप, जैसे ऋण, कर्ज आप कितना ले सकते हैं, कर्ज और आपके इनकम और एक्सपेंडिचर का जो गैप है, जिसको आप फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, उसमें गैप कितना होना चाहिए, आपकी जो जिम्मेदारियां हैं उसमें उनका एस्पेक्ट रेशियो कितना होना चाहिए। और समय समय पर आरबीआई ने और समय समय पर देश की अदालतों ने भी इन विषयों पर चिंता जाहिर की है, खासकर जो फ्रीबीज पॉलिटिक्स है। देखिए, स्टेट है या केंद्र है, उसमें वेलफेयर होना कोई बुरी बात नहीं है। हम एक वेलफेयर स्टेट स्वयं को कहते हैं, तो वेलफेयर रिलेटेड स्कीम्स का होना बहुत बुरी बात मैं नहीं मानता हूं। लेकिन वेलफेयर किसके लिए? वेलफेयर जनता के लिए या वेलफेयर राजनीतिक दलों के लिए? वो वेलफेयर का टाइमिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वेलफेयर का स्कीम पूरे 5 वर्ष तक चलना चाहिए, जनता के लिए चलना चाहिए। और वेलफेयर के स्कीम में एक रिसाइकल का प्रोसेस होना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप ऐसे स्कीम लाइए जो आप अगर उससे किसी को मदद कर रहे हैं तो वापस रेवेन्यू जनरेट उससे हो, वापस जो जी। है किसी को आप 5 किलो अनाज दे दे रहे हैं, उससे कोई रेवेन्यू जनरेशन का काम नहीं हो रहा है। देखिए, अभी लेकिन आपने बोला कि वो डेटा सार्वजनिक होना चाहिए कि जो 10,000 रुपए मिले उससे क्या काम एग्जैक्टली, हुआ। एग्जैक्टली, मैं कह रहा हूं कि ठीक है, आपने अगर ये भी कहा कि 2 लाख रुपए का कोई छोटा रोजगार के लिए हम 10% का सीड मनी दे रहे हैं, आप ही की बात मान लेते हैं। तो भाई मान लिया कि आपने इक्विटी 10% दिया, तो अब 6 महीने हो चुके हैं, उसके 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। वो आंकड़े सार्वजनिक कर दीजिए कि कौन से सेक्टर्स में, मान लो 1 करोड़ 60 लाख महिलाओं को मिला, तो कम से कम 10 20 25 50 सेक्टर्स होंगे। आप उसमें से बता दो कि भाई 3 लाख महिलाओं ने इस सेक्टर में ये काम किया है और वो काम की स्थिति अभी ये है। ठीक है, 5 लाख महिलाओं ने इस सेक्टर में काम किया है और इसके लिए हम और 20,000 रुपए उनको सहायता प्रदान कर रहे हैं। देखिए, मूल विषय ये है कि हर बात का जस्टिफिकेशन हो सकता है। तो अगर आपको अपनी बात को जस्टिफाई करनी है, आप सरकार में हैं, आप कुछ भी जस्टिफाई कर लीजिए। लेकिन उसका खामियाजा कहीं ना कहीं जनता, बिहार की जनता भुगत रही है। उसका खामियाजा कहीं ना कहीं ओवरऑल आपका जो लंबे समय की जो दूरी है और जो फाइनेंशियल हेल्थ का डिटोरियरेशन हो रहा है, अगर आपका स्वास्थ्य लंबे समय तक खराब रहे तो आपके मरने की चिंता बढ़ जाती है। ऐसे ही किसी राज्य में अगर लंबे समय तक उसका फाइनेंशियल हेल्थ कमजोर हो तो उसके भी कमजोर होने और बाद में बहुत बड़े नुकसान की आशंका से आप इनकार नहीं कर सकते। बिहार की स्थिति आज ऐसी है। अन्य राज्यों को आप देखिए, आप बड़े 5 10 राज्यों को देख लीजिए, वो कहाँ थे आज के लगभग 30 40 वर्ष पहले? वो बिहार के समकक्ष थे। 80 के दशक में अगर आप देखेंगी, आंकड़े उठाएंगी, तो तमिलनाडु की स्थिति, कर्नाटका की स्थिति, आंध्रा की स्थिति, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनका जीडीपी बिहार से बहुत बेहतर नहीं था। आज उनकी जीडीपी कहाँ है? हम 10 लाख 11 लाख करोड़ की जीडीपी पे खड़े हैं, वो 35 और 40 लाख करोड़ की जीडीपी पर है। दूसरी बात, जब हम ग्रो कर रहे हैं तो वो बैठे हुए नहीं है, वो भी ग्रो कर रहे हैं। यानी एक ऐसा लैग क्रिएट हो गया है बिहार और अन्य राज्यों में, जो ये पिछड़ेपन को दूर करने का कंसिस्टेंटली अगले 10 वर्ष अगर शुद्धता और ईमानदारी से काम करेंगे, तब जाकर हम कहीं देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल होने की संभावना पर काम कर सकते हैं। लेकिन मजबूरी वही है जो अभी आपने कहा कि फ्रीबीज क्यों? फ्रीबीज जनता के लिए या फ्रीबीज चुनाव जीतने के लिए? फ्रीबीज जनता के लिए या फ्रीबीज आपको सत्ता पाने के लिए? मैंने एक बांकीपुर का आपको एग्जांपल दिया है, वेट कर लेते हैं 15 दिन। 15 दिन 1 महीने की बात है, फिर मैं आपके चैनल पर आकर कहूंगा कि मैंने कहा था।
मैंने ये प्रेडिक्ट किया था, और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये अपनी कलाबाजियों और चालबाजियों से बाज नहीं आएंगे। बांकीपुर में 60,000 70,000 परिवारों को जो है ये फिर 10,000 20,000 किसी न किसी नाम से दिया जाएगा। ये किसका पैसा है? मैं पूछ रहा हूं कि ये किसका पैसा है? और अगर बांकीपुर के लोगों को ये देना था, तो आप भाई 30 साल से वहां लगातार हैं। 20 वर्ष से आपकी सरकार है, 12 वर्ष से डबल इंजन की सरकार है। आज चुनाव के जस्ट पहले क्यों याद आता है? और अगर याद आता है तो फिर इस पर प्रश्न क्यों नहीं उठेगा? मेरा बस इतना सा कहना है। और ये फ्रीबीज किसी भी तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, किसी राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। जनता का हेल्प होना चाहिए, छात्रों की मदद होनी चाहिए, महिलाओं की मदद होना चाहिए, बट वो मदद इस प्रकार से हो कि रेवेन्यू जनरेशन का काम उससे हो, वापस वो पैसा री इन्वेस्ट होकर वहां की इकोनॉमी में वापस आ जाए, और उससे आपका इकोनॉमी बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा। जी, हमने प्रॉब्लम पे बात कर ली, क्यों हो रहा है इस पर भी बात कर ली। आपने सॉल्यूशन के नाम पर ये शुरुआत में ही कहा था कि रेवेन्यू जनरेट करने के नए तरीकों पर बिहार गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है। फॉर जी। एग्जाम्पल, मैंने अभी लंबा समय एग्रीकल्चर के फील्ड में बिताया और मैं देख रही थी कि भाई छोटे-छोटे जो डिपार्टमेंट्स लोग मान लेते हैं कि अरे हमको तो छोटा डिपार्टमेंट मिल गया, उनको तो बड़ा डिपार्टमेंट मिल गया। लेकिन मुझे लगता है कि बिहार गवर्नमेंट के जितने भी विभाग हैं, अगर उनमें काम किया जाए तो इतना पैसा है। हमारी एक बुरी आदत है कि हम एक चीज़ को पकड़ते हैं और उसे तब तक घसीटते हैं जब तक वो घिस ना जाए। बिहार के पास मखाना हमेशा से था, नो डाउट। पर बिहार ने जो मखाना शुरू किया वो मखाने पर ही अटका हुआ है। मखाना के साथ आपको और चीजों पर भी काम करना होगा ना। फार्मली जैसी कंपनियां हमारा मखाना खरीद के एक से एक प्रोडक्ट बनाकर बेच रही है, हम कहाँ पर हैं? इसके अलावा आप मधुबनी पेंटिंग का एग्जाम्पल लीजिए, ग्लोबल हो गया मधुबनी पेंटिंग, अब उसको उतने प्रमोशन की जरूरत नहीं है जितना बाकी के आर्ट फॉर्म्स को जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अभी कोल्हापुरी और प्राडा वाला वो विवाद देखा होगा, जहां पर कोल्हापुरी चप्पल को उठा के प्राडा ने 1.5 लाख रुपए में एक जोड़ी बेच दिया। कोल्हापुर को लोग कोल्हापुरी की वजह से जानते हैं। हमारे पास बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स है। सुजनी, अगर आप गांव गए होंगे तो बिहार में बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले वो कपड़े का सुजनी, जिसको भोटिया बोलते हैं, उसमें बच्चे सोते हैं, धागे का उसमें काम रहता है सीधा। और अभी आप, इस चर्चा के बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप कुछ ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पे जाइएगा और ऐसे ही हैंडवर्क वाले आप देखिएगा कि बैग्स, हैंड बैग्स जो होते हैं महिलाओं के लिए, उसमें सुजनी किया हुआ है, पर उसमें बिहार कहीं नहीं है। अगर बिहार गवर्नमेंट चाहे तो इसमें इंटरफेयर करके इसको बढ़ा सकती है। तीसरा सबसे जो मैं जरूरी समझती हूँ वो रेवेन्यू जनरेशन के लिए, मखाना की बात हमने की, हमारे पास अथाह वाटर बॉडीज हैं, उसकी कोई कमी नहीं है जिसको यूज किया जा सकता है। हमारे पास मछलियां ही मछलियां हैं। अगर फॉरेन लैंड में मछलियों को प्रिजर्व करके टिंड करके बेचा जा सकता है, हम क्यों बंगाल से मछली खरीदते हैं? हमारे पास मछली है तो आप उसको बाहर बेचिए, उसको मतलब डबल ट्रिपल उससे ज्यादा करने का कोई उपाय निकालना चाहिए। तो रेवेन्यू जनरेट करने का और क्या क्या उपाय आपको लग रहा है कि बिहार में है? और आप मेरे बात से सहमत हैं कि हम अटक जाते हैं एक ही चीज पर? नहीं, पूर्णतः सहमत हैं। और देखिए, मैं आपको अ, 4-5 चीजें कहता हूं, और उससे शायद आपको आपका जवाब मिल जाएगा। देखिए, जी। सौभाग्य से इस समय 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। मई में सरकार बनी थी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की केंद्र में, और बिहार में इस समय 6 से ज्यादा महत्वपूर्ण मंत्रालय हमारे पास हैं। सबसे पहले आपने जो बात की मखाना की, उसी की बात कर लेते हैं। लगभग फूड प्रोसेस। फूड प्रोसेसिंग की बात कर लेते हैं। 1 वर्ष से ज्यादा हो चुका है। मखाना बोर्ड, मखाना बोर्ड, मखाना बोर्ड, कहाँ है मखाना बोर्ड? बना है क्या? आप जानती हैं कहाँ पता है उसका, मखाना बोर्ड का? देखा मैंने, रास्ते में है, दरभंगा जाने के रास्ते में दैट्स सामने। दैट्स दैट दैट्स द इशू। दैट्स द इशू कि अभी भी जो जो प्राइस का ट्रांसफर, जो प्रोसेसिंग, जो मार्केटिंग, और जो एंड टू एंड हेल्प हमारे बिहार के मखाना प्रोड्यूसर्स को मिलना चाहिए था, प्रश्न है क्या वो मिला? हमको ये गर्व होता है जानकर कि 90% से ज्यादा ग्लोबली हम, बिहार ऐसा राज्य है जो मखाना प्रोड्यूस करता है।
बट बिहार में मखाना जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनको जो पैसे मिलते हैं वो 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए प्रति किलो मिलते हैं, 500 रुपए प्रति किलो मिलते हैं। और बाजार में मखाने की कीमत 2000 रुपए प्रति किलो से ज्यादा है। ये हम और आप रोजमर्रा के जीवन में इसको फेस करते हैं। कुछ लोग मतलब जो हमारे पास सौरभ जी ऐसी चीज है ना, मखाना, व्हाइट गोल्ड बोलिए, आपको पर्ल बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं बोलिए, कि अगर सही से उसको बेचा जाए या फिर उसको ब्रांड किया जाए, तो हमको लगता है कि बिहार का हर किसान धन्ना सेठ बनेगा, हर मैं मैं किसान माला। मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं गरिमा जी, वो तो एक पक्ष है ही जो आपने कहा। मैं ये कह रहा हूं कि आ, ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे पास ऑलरेडी हैं, जिनको ढूंढने हमको कहीं नहीं जाना है। मुझे लीची का नाम आता है तो बिहार सामने आता है। ठीक है। शाही लीची। मुझे जी, शाही लीची, मुजफ्फरपुर का शाही लीची, इसको आप कंपेयर कर लीजिए स्ट्रॉबेरीज से। भाई महाबलेश्वर महाराष्ट्र में आप जाएं, एक पूरा का पूरा स्पॉट है, वो पूरा एरिया ही स्ट्रॉबेरीज के नाम से जाना जाता है। कम से कम 500 1000 से ज्यादा छोटे छोटे प्रोसेसिंग यूनिट होंगे वहां स्ट्रॉबेरीज के। मैं स्वयं वहां गया हूं। मुझे आप बताइए कि बिहार में, आप लोग भी ट्रैक करते होंगे, कितने फूड प्रोसेसिंग यूनिट हैं? पहला। दूसरा, अब इसको हम यही छोड़ देते हैं, ये प्रश्न बिहार के लोगों के लिए है। दूसरा, जी। जो बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है हमारे पास, क्योंकि समय की कमी है इसलिए मैं तेजी से निकल रहा हूं। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है हमारे पास, वो है एमएसएमई। आदरणीय मांझी जी उसके जी। मंत्री हैं। और मतलब मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मैंने फाइनेंशियल सेक्टर में 1 दशक से ज्यादा का समय बिताया है, और मुझे ऐसा लगता है कि एक सेक्टर ऐसा है जो किसी भी राज्य या देश का कायाकल्प कर सकता है, उसका नाम है एमएसएमई। अगर आज बिहार अगले 4 वर्ष सिर्फ एमएसएमई सेक्टर पर सिर्फ फोकस कर ले, देश की जरूरतों का हब, आप, मैं ऐसे कहूं इसको सरल भाषा में, कि देश की जो भी जरूरतें हैं वो बिहार में इन एमएसएमई सेक्टर्स के माध्यम से बनना प्रारंभ हो जाए। और ये कैसे होगा? आप कहेंगे कि पैसा कहां से आएगा? मैडम, हमारे राज्य का 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए प्रतिवर्ष, हमारा पलायन सिर्फ लोगों का नहीं हो रहा है। हम सिर्फ शिक्षा के लिए पलायन नहीं करते, हम सिर्फ रोजगार के लिए पलायन नहीं करते, हमारे पूंजी का पलायन भी प्रतिवर्ष बिहार से 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए है। आप पूछेंगे कैसे? तो आपको हम बता दे रहे हैं कि जो सीडी रेशियो है बिहार का, वो बहुत पिछले 10 वर्षों की विकास गाथा के बाद भी मुश्किल से 50 और 55% अभी भी हुआ है। एक समय में ये 30-35% था, अब कहीं 50-55% हुआ है। जो विकसित राज्य हैं उनका सीडी रेशियो यानी क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, वो पैसा कि 100 रुपए जो हम बैंक को देते हैं, उसके अगेंस्ट में वो हमको कितने रुपए का लोन देता है, इसको क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो बोलते हैं। आज के दिन में आप आंध्रा का देखेंगी तो 110% है। तमिलनाडु का देखेंगी तो लगभग 95, 96, 98% है। महाराष्ट्र का देखेंगी, लगभग सभी विकसित राज्यों का 100 या उससे ज्यादा प्रतिशत है। यानी बैंक में वहां एक आम महाराष्ट्रियन 100 रुपए रखता है, उसके अगेंस्ट में 110 रुपए, या एक आम आंध्राइट अगर 100 रुपए रखता है, उसके बदले में 110 रुपए का लोन मिलता है। बिहार में हम 100 रुपए रखते हैं, उसके बदले में 55 रुपए का लोन मिलता है। तो ये पूंजी ऑलरेडी है, आपको चैनलाइज करना है। इस पूंजी को आप एमएसएमई, फूड प्रोसेसिंग, बाकी की चीजों में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। आपने मछली की बात की, अभी 2 महीने पहले अप्रैल का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है मेरा ऑन माय ट्विटर। मैंने यहाँ के केंद्रीय मंत्री ललन जी से पूछा था कि देश में 9 से 11 एक्वा पार्क की घोषणा आपने की, और जी। बिहार के कोटे से आप मंत्री हैं, आपने बिहार में कहा है एक एक्वा पार्क? मुझे बता दीजिए। मुझे खुशी हो रही है कि 2 दिन पहले रोहतास के एक बड़े तालाब को एक्वा पार्क में कन्वर्ट करने की कोशिश हुई है। ये मेरा ऑन रिकॉर्ड बयान है। क्या बिहार में अब तक ऑलरेडी 5 से 10 एक्वा पार्क नहीं होना चाहिए था? बगल के राज्य में पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क लग जाता है। हमारे यहाँ के जो मंत्री हैं उनसे पूछवा लीजिए कि झटका खाइएगा या जबा खाइएगा। वो झटका के सबसे ब्रांड दूसरी एम्बेसडर बात हैं यही है कि सारे गिरिराज सिंह कागज जी। उनके हैं।
सारे भाई, पावर्स उनके हाथ में। दैट्स द इशू, दैट्स द प्रॉब्लम कि हमारे राज्य से टेक्सटाइल मिनिस्टर, हमारे राज्य से मत्स्य और पशुपालन मिनिस्टर, हमारे राज्य से फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर, हमारे राज्य से एमएसएमई मिनिस्टर। बट आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल कि मुझे बता दीजिए कि पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क बिहार में कहां है। और 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 ऐसे और मंत्रालय हैं, ऐसे मंत्रालय हैं सौरभ जी, कि यहाँ पर आप बहाना नहीं बना सकते। जो मंत्री हैं फूड प्रोसेसिंग के, उनके पास केला अथा, उनके बगल में लीची अथा। जो मंत्री है टेक्सटाइल के, आप कहिएगा कि बिहार में कुछ नहीं है, सिल्क है। आप हमारे एरिया चलिए, वहां आपको जूट ही जूट मिलेगा। सबके पास सब भागलपुर, कुछ है। भागलपुर मतलब जब देश शायद सिल्क का नहीं नाम जानता था, उस समय से भागलपुरी सिल्क कहा जाता है। अगर दो ही राज्य हैं बिहार में, भागलपुरी सिल्क और हैंडलूम में इतना काम है। आप मधुबनी पेंटिंग की बात कर रही थी। आप जो है जूट का पूरा क्षेत्र है, अररिया किशनगंज पूरा का पूरा वो दक्षिण बिहार का जो कोसी और सीमांचल का क्षेत्र है। तो फिर से मैं कह रहा हूं, बात है कि क्या हमें इस स्थिति से बाहर निकलना है क्या। हमको तो कुछ नहीं, झटका और जो है झटका मंत्री हैं, वो झटका मांस के ब्रांड एम्बेसडर हैं, और उनसे अगर कोई पत्रकार पूछ देता है कि पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क कब लगेगा, तो जवाब होता है कि क्या फालतू का सवाल पूछते हो। तो ये एटीट्यूड इशू है, ये ऐसा नहीं है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, बजट की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और बिहार ने 31, 39 और 30 सांसद दिए हैं लगातार 2014 से 2024 तक। आप देख के, बिहार एक पिलर है केंद्र की सरकार में। अगर जैसे आज चंद्रबाबू नायडू सारे योजनाएं लेकर जा रहे हैं अपने राज्य के लिए, हमारे यहां जदयू और एलजेपी मिलाकर 19 सांसद हैं, 12 और 5, सॉरी 17 सांसद हैं सिर्फ इनके। एक मांझी जी का मिला दीजिए तो 18 सांसद हैं, बीजेपी को छोड़ दीजिए। तो 30 में से 18 सहयोगी दलों के सांसद हैं, और जो बात आप चाहें वो मनवा सकते हैं। प्रश्न है कि क्या हम उस दिशा में बढ़ना चाहते हैं। बिहार में टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं, आर्ट एंड कल्चर की अपार संभावनाएं हैं। जब देश में कहीं थिएटर नहीं होता था, तब बिहार में थिएटर था। जाके देख लीजिए पटना के उस थिएटर की क्या स्थिति है। आप जाकर देख कालिदास लीजिए, कालिदास रंगालय, हम लोग बच्चे थे तब से देखते हैं वहां प्ले और कैसी कैसी चीजें होती थी। जाके आप खुदा बख्श लाइब्रेरी की हालत देख लीजिए, पटना साइंस कॉलेज की हालत देख लीजिए, दरभंगा हाउस की हालत देख लीजिए, पटना यूनिवर्सिटी, मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट हम कहे जाते थे एक समय में। आज मुझे देखकर हताशा का बोध होता है कि हम अपने ही संसाधनों को समेट नहीं पा रहे हैं। हमारे पास कालीन के बड़े उद्योग थे, आपने मखाना, लीची और सिल्क और बाकी चीजों की बात की, मुजफ्फरपुर की बात की हमने, हाजीपुर में जो केला और आम का बाकी का जो है वो है। तो कुल मिलाकर हमको कहीं बाहर पूंजी हमारे पास है, उसको हम रोक नहीं पा रहे हैं। हमारे पास लोग हमारे पास। लोग हमारे पास हैं, ऑलरेडी स्किल्ड हैं लोग, बिहार आना शुरू कर देंगे अगर उनको आप एंगेज करेंगे। बट आई डोंट नो क्या स्थिति है और क्यों नहीं हो रहा है और क्यों नहीं करना चाहते हैं, ये मेरी भी समझ से परे है। चलिए सौरभ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की चर्चा बहुत बहुत सार्थक रही, मुझे भी बहुत चीजें समझ में आई। उम्मीद करते हैं कि जो लोग सुन रहे हैं उनको भी समझ में आया होगा ओवरऑल कि फिलहाल बिहार की आर्थिक स्थिति क्या है, इसको सुधारने के लिए सरकार क्या कदम उठाए, और कैसे आम लोग भी इसमें सहभागी बन सकते हैं। तो उम्मीद जी, करते हैं कि हमारी चर्चा हम लोगों दोनों के का काम आए। उद्देश्य एक ही है, बिहार आगे बढ़े, बिहार एक सशक्त राज्य बने। हमारी चिंता सिर्फ इतनी है। बहुत बहुत धन्यवाद इस समग्र चर्चा के लिए। आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया, और आप सभी का शुक्रिया, आपने हमें देखा और इस चर्चा को समझने की कोशिश की। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें, और आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।